आइए सुनते हैं आज की कहानी दावत के मजे। धर्मपुरा नामक गांव में पंडित भोजनाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहा करते थे। यहाँ वहाँ पंडिताई कर प्राप्त दक्षिणा के सहारे उनका गुजारा हो जाता था। पंडित जी को अपनी दक्षिणा के साथ भोजन की ज्यादा चिंता रहती थी। प्रत्येक अवसर, चाहे शादी हो या श्राद्ध, दावतों में स्वादिष्ट पकवानों का रस स्वादन करने के लिए वे किसी भी अवसर को हाथ से न जाने देते। उनकी पत्नी ने अनेक बार समझाया था कि इस आदत के कारण उन्हें पछताना भी पड़ सकता है, पर पंडित जी भोजनाथ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो अनसुनी कर देते थे। बहरहाल उनका दावतें उड़ाने का शौक बरकरार था। पंडित भोजनाथ जी घर पर हैं? पंडित भोजनाथ अभी गुसलखाने में नहाकर निकले ही थे। अचानक बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे भगवान, देखो तो जरा बाहर कौन पुकार रहा है। कोई दावत का न्योता तो नहीं लाया? बड़े दिन हो गए अच्छी दावत खाए हुए। पंडित जी ने अपनी धोती संभालते हुए कहा। खोलती हूँ दरवाजा, अभी जरा ठहरो तो। लक्ष्मी पंडित जी की दावत वाली बात सुनकर जरा तेज आवाज में बोली। आपको तो हर वक्त दावतें ही दिखती हैं। मैं कहती हूँ बाज आ जाओ अपने शौक से। अरे तुम क्या जानो दावतों के मजे। अच्छा, अब यहाँ खड़ी खड़ी बातें मत बनाओ, जल्दी दरवाजा खोलो। पंडित जी धोती से गांठ लगाते हुए बोले। पंडित भोजनाथ का घर यही है? दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने लक्ष्मी से पूछा। क्या वे घर पर हैं? हाँ, अंदर पूजा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं, लक्ष्मी ने कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी बाहर आए तो उस व्यक्ति ने उन्हें नमस्कार करते हुए अपना परिचय दिया। मैं सेठ करमचंद का मुनीम दूलीचंद हूँ। पाए लागू पंडित जी। दूलीचंद ने उनके पैर छूने का उपक्रम किया। ये अलग बात थी कि वो झुका तक नहीं। खुश रहो। पंडित जी ने भी दूर से ही आशीर्वाद फेंकते हुए कहा और बोले। कहो मुनीम जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी, बहुत देर से आपका मकान तलाश रहा था। दूलीचंद माथे पर हाथ फेरकर पसीना पोंछने की कोशिश करते हुए बोला। हालांकि माथे पर उसके पसीने की एक बूंद न थी। सेठ जी के घर 10 वर्ष बाद पुत्र हुआ है। 2 तारीख को उसका नामकरण है और रात्रि भोज का कार्यक्रम है। भोज का नाम सुनते ही पंडित जी की बाछें खिल गई। काफी दिनों से उन्हें दावत का न्योता नहीं मिला था। विभिन्न पकवानों की कल्पना मात्र से ही वे प्रसन्न हो उठे थे। ये तो बहुत खुशी की बात है। सेठ जी को हमारी तरफ से बधाई कहना, पंडित जी ने कहा। सेठ जी ने आपको विशेष रूप से बुलाया है। सुबह की पूजा भी आपको ही करनी है। मुझे पूजा के सामान की सूची बना दीजिए, फिर मैं चलूं। अभी बनाई देते हैं, तुम जब तक जरा जलपान करो, मैं अभी आया, कहकर पंडित भोजनाथ उठकर दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद एक सामान की सूची लाकर दूलीचंद को देते हुए बोले। ये सारा सामान मंगवा लेना। लो, अब तो आपके मन की बात हो गई। बड़ी बेसब्री से दावत का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी की दूलीचंद को छोड़कर आने के बाद लक्ष्मी ने कहा। अब खाना पकवान हमें तो यही रूखी सूखी खानी पड़ेगी। तो मैंने कब मना किया? तुम भी चला करो हमारे साथ। पंडित जी बोले। आपको दावतें आपको ही मुबारक हो, मुझे तो बस माफ करो। लक्ष्मी रसोई घर में आटा गूंदते हुए बोली। तो फिर क्यों चलती हो? जले मेरी जूती। पंडित भोजनाथ की बात ये सुनकर लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। वो तेज स्वर में बोली। मैं फिर कहती हूँ, एक दिन आप पछताओगे दावतों के कारण। पंडित जी ने सोचा इससे बहस करना बेकार है, इसे क्या पता स्वादिष्ट पकवानों के मजे। यही सोचकर वे खामोश ही रहे। दोपहर का भोजन करने के बाद अभी पंडित भोजनाथ आराम करने के लिए लेटने ही वाले थे कि अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे की कुंडी बजाई। ओफ, इस समय कौन आ गया? जरा देर आराम भी नहीं करने देते लोग। होगा कोई तुम्हारा ही चाहने वाला जो दावत का न्योता लाया होगा, लक्ष्मी ने कटाक्ष करते हुए कहा। अरे तुम किशोरी लाल भाई, आज कैसे? इतने दिन बाद भरी दोपहर में हमारी याद आ गई। किवाड़ खोलने के बाद दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देख पंडित भोजनाथ ने कहा। आओ अंदर आ जाओ। क्या बताएं पंडित जी, पिछले दिनों काम बहुत ज्यादा था, किशोरी लाल ने कहा। पंडित जी, 2 तारीख को हमारे सेठ वीरूमल जी की लड़की की शादी है। शादी का सारा काम आपको ही करवाना होगा। किशोरी लाल ने कंधे पर टंगे थैले से निमंत्रण पत्र निकालकर पंडित जी को थमाया और चला गया। ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। कहाँ तो दावतों का नाम तक सुनाई नहीं पड़ रहा था और अब एक ही दिन में 2 दावतों का निमंत्रण आ गया। किशोरी लाल के जाने के बाद निमंत्रण पत्र पढ़ते हुए पंडित जी बड़बड़ाए। लक्ष्मी, तुम बहुत दिनों से अपने मायके जाने की कह रही थी ना, चाहो तो अब चली जाना। पंडित जी ने सोचा अब शादियों के दिन भी आ रहे हैं और ये मेरे दावतों में जाने पर टोका टाकी करेगी। इससे अच्छा है कुछ दिन अपने मायके ही भेज दूं। हाँ, अभी भैया की चिट्ठी भी आई थी कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। लक्ष्मी मायके जाने की बात सुनकर तुरंत बोली।
अब तो दावतों के दिन भी आ रहे हैं, तुम्हें खाने की भी परेशानी नहीं होगी, खूब दावतों में मजे उड़ाना। पंडित जी के मन की बात लक्ष्मी भाप गई। अगले ही दिन सुबह पंडित जी ने लक्ष्मी का सामान बैलगाड़ी में रखवाया और गाड़ी वाले को समझाते हुए बोले, रामू देखो, आराम से ले जाना, घर तो तुमने देखा ही है। सुनिए जरा, 1 मिनट अंदर आइए। अंदर से लक्ष्मी ने पंडित जी को आवाज लगाकर पुकारा, कहो क्या बात है भाग्यवान, सब सामान गाड़ी में रखवा दिया है और रामू को भी समझा दिया है। पंडित जी अंदर आकर पत्नी से बोले, वो तो ठीक है, पर देखिए रसोई का सामान खत्म होने वाला है, सब मंगवा लेना और दावतों में अनाप शनाप खाकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। लक्ष्मी ने बताया। हाँ हाँ, सब ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। पंडित जी ने जल्दी से कहा, अब जल्दी चलकर गाड़ी में बैठो वरना घर पहुंचने में रात हो जाएगी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें 1-2 दावतों के निमंत्रण और आए तो उन्हें घर का सामान खरीदने की भी याद नहीं रही। 2 तारीख की सुबह उन्होंने खाना तक नहीं खाया कि कहीं वे दावत के पकवानों का छक्कर भोग लगाने से न रह जाए। पंडित जी के समक्ष अब एक समस्या ये थी कि दोनों में से किसके घर दावत में जाया जाए। सुबह वो सेठ करमचंद के घर नामकरण संस्कार करने गए थे, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि वे दावत के चक्कर में घर पर ताला लगाना भूल आए हैं। कहीं चोर घर साफ न कर जाए, इसी चिंता के कारण वे वहां से बिना खाना खाए आ गए थे। उन्होंने सोचा दिन की सारी कमी रात को पूरी कर लूंगा। शाम के 7 बजे पंडित भोजनाथ दावत में जाने के लिए तैयार होकर घर से में ताला लगा ही रहे थे, तभी गांव के जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह आ पहुंचे। वे 2 दिन बाद अपने घर होने वाले हवन और पूजा सामग्री की सूची मांगने आए थे। कोई और होता तो पंडित जी ऐसे समय किसी के लिए न रुकते, पर जमींदार साहब से सामने अपनी झुंझलाहट को दबाकर बोले, आपने क्यों कष्ट किया ठाकुर साहब, कल किसी को भेज देते। अपने काम के लिए क्या कष्ट पंडित जी, दरअसल कल हमारा आदमी शहर जा रहा है, हमने सोचा उसे सूची देकर पूजा का सामान भी मंगवा ले। बलदेव सिंह ने कहा, आप शायद कहीं बाहर जा रहे थे, आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, मैं अभी लिख देता हूँ। पंडित जी अनबने मन से पुनः घर का ताला खोलते हुए बोले। मन ही मन वे ठाकुर को कोस रहे थे। सुबह से भूखे पेट रहने और अब देर के कारण उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। सूची के बाद पंडित भोजनाथ ठाकुर बलदेव सिंह को विदा कर घर से चले तो 8 बजने वाले थे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए गांव में अधिकतर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सड़कें सुनसान थी। सारा गुणा भाग करने के बाद पंडित जी करमचंद के लड़के की दावत में जाने का निश्चय किया। राम राम पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? सेठ करमचंद के घर लड़का हुआ है, उसकी दावत में ही जा रहा हूँ। रास्ते में गांव के रघु से मुलाकात हो गई। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं सेठ वीरूमल के घर सामान पहुंचाने गया था, उनकी लड़की की शादी है, रघु ने बताया। पर पंडित जी, बारातियों के स्वागत और दावत का इतना शानदार इंतजाम किया है सेठ जी ने कि किसी ने क्या किया होगा, खाने में क्या नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दोपहर से मैं वही काम में लगा था। रघु तो अपनी बात कहकर चला गया, परंतु पंडित जी के मुंह में उसकी बात सुनकर पानी आ गया। जरा रुककर वे फिर सोचने लगे कि कहाँ जाऊं, और निर्णय बदलकर अब वे वीरूमल के घर की तरफ चलने लगे। दोनों के घर एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, अतः आधी दूरी तक आने के बाद 1.5 गुना और चलना पड़ता, पर दावत के शौकीन पंडित जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पंडित जी अभी आधा किलोमीटर ही वापस आए थे, तभी गाँव के मास्टर दीनानाथ जी मिल गए। नमस्कार पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? सेठ वीरूमल की लड़की की शादी में जा रहे हैं, पंडित भोजनाथ बोले। वहाँ का कार्यक्रम तो बहुत ढीला है पंडित जी, अभी बारात का ही पता नहीं है कब आएगी, इसलिए मैं सेठ करमचंद के घर चला गया था। पंडित जी की बात सुनकर दीनानाथ जी ने बताया, वाकई दावत खिलाना तो कोई सेठ करमचंद जी से सीखे, वहाँ सारा काम समय पर हो रहा है। सेठ जी आपके बारे में भी पूछ रहे थे, आप वहाँ नहीं जा रहे? मेरी माने तो वहाँ चले जाइए। पंडित जी अब फिर असमंजस में फंस गए। दिन भर का खाली पेट और पैदल चलने के कारण बढ़ती भूख और स्वादिष्ट पकवानों का लोभ उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद फिर वे उल्टे पैर सेठ करमचंद के घर जाने के लिए चल पड़े। अचानक बीच रास्ते में उनके परिचित टकरा गए, जिन्होंने बताया कि सेठ वीरूमल सभी मेहमानों को 101 रुपया और 1 शॉल भेंट कर रहे हैं। दावत भी शानदार हो रही है। दावत के साथ शॉल और दक्षिणा के लोभ का वे समरण न कर सके और फिर निर्णय बदलकर सेठ वीरूमल के घर की तरफ चल दिए। इसी तरह एक से दूसरे घर जाने के चक्कर में उनका काफी समय बर्बाद हो गया। अंत में जिस समय वे सेठ करमचंद के घर पहुंचे, वहाँ दावत खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने सोचा चलो सेठ वीरूमल के घर की दावत तो मिल ही जाएगी, किंतु पैदल चलकर वहाँ पहुंचने में काफी देर हो गई थी। दावत खत्म हो चुकी थी और फेरों की तैयारी चल रही थी। अरे पंडित जी, कहाँ रहे आप? हमने आपका बहुत इंतजार किया। भोजन तो समाप्त हो चुका है, बचा हुआ नौकर ले गए, अब सुबह नाश्ता बनेगा बारात का, तब आप कर रुकिए।
सेठ वीरूबल ने पंडित जी को देखकर क्षमा मांगते हुए कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सेठ करमचंद जी के घर चला गया था, वहीं भोजन कर लिया था। पंडित भोजनाथ खिसाते हुए झूठ बोले और एक कप कॉफी पीकर वापस घर की तरफ लौट लिए। उन्हें स्वयं पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। कॉफी ने कुछ देर तो भूख शांत कर दी, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें फिर भूख सताने लगी। घर पहुंचकर पंडित जी सीधे रसोई घर में जाकर कुछ खाने की चीज तलाशने लगे, पर ये क्या, वहाँ सारे बर्तन डिब्बे खाली थे। दावतों के चक्कर में घर का सामान लाना भी भूल गए थे। काफी देर खोजने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने भगोनी में बचे थोड़े से दूध को गर्म किया और सोचा चलो कुछ तो काम चलेगा। इससे दूध को गिलास में कर वे ठंडा करने लगे। तभी दरवाजे से आती ठंडी हवा ने याद दिलाया कि वे दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। पंडित जी उठकर दरवाजा बंद करने गए और जब वो वापस दूध का गिलास उठाने आए तो उनके होश उड़ गए। खिड़की के रास्ते आई बिल्ली ने सारा दूध फैला दिया था और फर्श पर पड़े दूध को चाट रही थी। गुस्से से पागल हो उठे पंडित जी ने पास रखी छड़ी उठाकर बिल्ली को मारी तो वो जोर से म्याऊं म्याऊं चीखती हुई खिड़की से भाग गई। इस दिन के बाद पंडित जी ने दावतों के मजे लेना छोड़ा या नहीं इसका तो हमें पता नहीं, परंतु भूख से बेहाल पंडित भोजनाथ की रात कैसे गुजरी इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। लालच और अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का यही हर्ष होता है।